प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास पर चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास भारतवर्ष के शीर्ष कवियों में अन्यतम है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी विद्वानों ने कालिदास को एक स्वर से संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया है। किंतु इस सर्वविख्यात महाकवि के जीवन, स्थिति काल एवं निवास स्थान आदि के संबंध में प्रामाणिक दृष्टि से कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अपनी कृतियों में कहीं कोई संकेत नहीं दिया। प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में विद्वानों ने इनके जीवन व स्थिति काल के संदर्भ में अनुमानों का सहारा लिया। इनके स्थिति काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कोई इन्हें ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में सिद्ध करते हैं तो कोई छठी शताब्दी में। जनश्रुतियों के आधार पर इन्हें जन्म से मूर्ख भी बताया गया है। कुछ जनश्रुतियां उनकी विलक्षण कवित्व शक्ति की ओर भी संकेत करती हैं, तो किन्हीं के अनुसार ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में बताए गए हैं। महाकवि कालिदास के प्रामाणिक जीवन के अभाव में विभिन्न मतों की उद्भावना विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर की है, लेकिन उन मतों में दो मत ही अधिक सारगर्भित एवं तर्कसम्मत प्रतीत होते हैं और इन्हीं दो मतों को अधिकांश समीक्षकों एवं विद्वानों ने स्वीकार किया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत तथा द्वितीय जो मत है वह है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व या कहें गुप्तकालीन मत। जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत है उसके अनुसार कालिदास उज्जैनी के राजा शकारी विक्रमादित्य की राजसभा में 57 ईस्वी पूर्व में हुए और ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व अपना विक्रम संवत चलाया था। इस राजा की सभा में 9 रत्नों में से एक कालिदास थे। अतः कालिदास का समय 57 ईस्वी पूर्व का है। यह परंपरा ज्योतिर्विदाभरण के निम्न पद्य पर आश्रित है और वह पद्य है: धन्वंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटर्क पर कालिदासः ख्यातो वराहमिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचि नव विक्रमस्य। ये विक्रमादित्य जो थे उनकी गुणग्राहकता, विद्वत्ता, दानशीलता, वीरता आदि के संबंध में जनश्रुतियां सब जगह सुनी जाती थीं। इन्होंने ही मालव संवत अथवा विक्रम संवत चलाया था। यह परमारवंशीय राजा विक्रमादित्य शकों को पराजित करने के कारण ही शकारी कहलाए। अभिनंदन ने अपने ग्रंथ रामचरित के मंगलाचरण में इस बात का उल्लेख किया है कि कालिदास को शकारी द्वारा यश प्राप्त हुआ था और वो लिखते हैं: ख्यातिम कामपि कालिदास कृतयो नीतः शकारार्तिना। निसंदेह कालिदास के आश्रयदाता ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में स्थित थे। अन्य पक्ष भी हैं कि विक्रमोर्वशीय में विक्रम के उल्लेख, शांति व्यवस्था आदि से भी यही स्पष्ट होता है कि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन हैं और यह विक्रमादित्य भी वही हैं जो ईस्वी पूर्व प्रथम शतक में हुए। श्री पटवर्धन ने मेघदूत के आषाढ़ से प्रथम दिवसे प्रत्यासन्ने नभसि तथा शापांतो में भुजगशयनम आदि संदर्भों का ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मेघदूत की रचना सूर्य के पुण्य के प्रथम चरण में स्थित होने के समय या कहें कि कर्क संक्रांति के समय हुई और वह समय था ईस्वी पूर्व 56। वर्तमान में अधिसंख्यक भारतीय विद्वान कालिदास के अंतः बहि साक्ष्य के आधार पर स्वीकार करते हैं कि कालिदास निश्चित रूप से ईस्वी पूर्व प्रथम शती में हुए हैं। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व या गुप्तकालीन जो मत को स्वीकार करते हैं उनके अनुसार, जो ये द्वितीय मत है, उनके अनुसार जो कालिदास हैं गुप्तकाल में हुए। उनके आश्रयदाता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्हीं चंद्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी। इन्होंने 375 से 417 ईस्वी तक शासन किया था और इनके पुत्र का नाम कुमारगुप्त तथा पौत्र का नाम स्कंदगुप्त था। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के आश्रम में कालिदास थे और इसके पक्ष में वो कई तर्क प्रस्तुत करते हैं। गुप्तकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से विख्यात है। कालिदास के साहित्य में ऐश्वर्य एवं समृद्धि का इतना वर्णन इसलिए है क्योंकि कालिदास गुप्तकाल में पले थे
उनका यह भी कहना है कि गुप्तकालीन अभिलेखों तथा सिक्कों की भाषा से कालिदास के काव्यों की भाषा में असाधारण समानता देखी जा सकती है। गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर निर्मित मयूर पृष्ठ पर बैठे कार्तिकेय का वर्णन कालिदास ने अनेक शह किया है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त के सुपुत्र का नाम कुमार गुप्त था। कुमार संभव की रचना इसी कुमार गुप्त को लक्ष्य करके की गई है। इस प्रकार से वो कई तर्क देते हैं इस पक्ष में। आगे हम ये देखेंगे कि जो चतुर्थ शताब्दी के पश्चात भी कुछ विद्वान उनकी उत्तरवर्ती सीमा को छठी शताब्दी ईस्वी तक का भी मानते हैं और कालिदास के नाम का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कन्नौजाधिपति सम्राट हर्षवर्धन जो 606 से 647 ईस्वी तक थे, उनके आश्रित कवि जो बाणभट्ट हैं, उनके द्वारा विरचित हर्षचरित की प्रस्तावना में किया गया है और लिखा गया है, निर्गतासु नैवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीषु जायते। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो कालिदास का जो काल है वह निश्चित नहीं है। अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों के द्वारा ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईस्वी सन के पश्चात पंचम शताब्दी के मध्य आता है। षष्ठ शताब्दी तथा उसके पश्चात भी 12वीं शताब्दी तक का समय विद्वानों ने माना है। मैकडोनल्ड महोदय जो हैं, उनका कथन है कि जब तक उनके कालिदास के सभी ग्रंथों का भाषा का, शैली का तथा काव्य कला का जितने शिलालेख हैं उनके साथ और प्राचीन अलंकारिकों के साथ तुलना करके सूक्ष्म परीक्षा नहीं की जाती है, तब तक उनके काल का निर्णय करना अत्यंत असंभव है। साथ ही हम देखेंगे कि भारत माता का जो ये अनमोल रत्न है कालिदास, उसको अपने अपने प्रांतों का निवासी प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धा में भी लोग लगे हुए हैं। उनके स्थिति काल को लेकर जिस प्रकार विभिन्न विद्वानों में मतांतर है, उसी प्रकार उनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में एक मत नहीं है। जो बंगाली हैं वो बंगाली भाई कालिदास को बंगाल का रत्न बतलाते हैं, तो मैथिली बंधु इस महाकवि को अपने बीच की विभूति बतलाते हैं। मध्य प्रदेश के विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास मध्य प्रदेश की कविमाला के मध्यमणि हैं। कतिपय विद्वान उन्हें कालिदास तथा मालवा से संबंध सिद्ध करते हैं। सभी समीक्षक व आलोचकों के मतों को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि कालिदास या तो कश्मीर के थे या उज्जैनी के थे। पंडित लक्ष्मीधर कलना ने अपने ग्रंथ कालिदास का जन्म स्थान में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कालिदास कश्मीर के ही हीरक थे। उन्होंने अपने मत के संदर्भ में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखा है, हर मुकुट की उपत्यका में बसा मयग्राम ही मेघदूत की अलका है और यही है कवि का जन्म स्थान। और दूसरी तरफ वासुदेव मिरासी व डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जो विद्वान हैं, वे उसको जो कालिदास हैं उनको उज्जैनी की जन्मभूमि का मानते हैं। उज्जैनी को जन्मभूमि मानने के पीछे विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास अपनी कृतियों में, विशेषकर मेघदूत में, उज्जैनी का अत्यंत तन्मयता के साथ वर्णन करते हैं और इस नगरी के सौंदर्य और सौभाग्य पर कवि इतना मुग्ध है कि वह इसे स्वर्ग का कांतिमान खंड समझता है, जिसे स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वाली पुण्यशाली व्यक्ति पुण्य समाप्त होने से पहले ही शेष पुण्य के बदले अपने साथ पृथ्वी पर उतार लाए हैं। और इस प्रकार से उज्जैनी के प्रति इस अत्यधिक पक्षपात को देखकर मिरासी लिखते हैं, उज्जैनी के वर्णन में कवि नक्शिक तक तल्लीन दिखाई पड़ता है और इन आधार पर इन्हें उज्जैनी निवासी बतलाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में अधिकांश विद्वानों की धारणा यही है कि वे उज्जैनी निवासी एवं शैव मतावलंबी थे। मिरासी के अनुसार रघुवंश के प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के आश्रम, पंचम सर्ग में वर्तंतु के आश्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतल में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन पढ़कर यह निश्चित हो जाता है कि कालिदास ने किसी गुरुकुल में रहकर विधिवत विद्या अध्ययन किया था। कालिदास के काव्य में उनके दर्शन शास्त्र, व्याकरण, काव्यशास्त्र आदि के ज्ञान का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है और जिससे यह सम्यक रूपेण ज्ञात होता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे बात आती है कालिदास के कृतित्व की।
तो कालिदास की कृतियां वास्तव में कितनी निर्णय करना भी आलोचकों के लिए दुरूह कार्य है। जैसा उनका समय निश्चित करना दुरूह है, जिस प्रकार से उनकी जन्मस्थली निश्चित करना दुरूह है, उसी प्रकार से उनकी कृतियां हैं उनका निर्णय करना भी दुरूह कार्य है। और इसका कारण यह है कि संस्कृत में अनेक कालिदास हुए हैं। कम से कम राजशेखर तक 3 प्रसिद्ध कालिदास हो चुके थे, 10वीं शताब्दी तक कह सकते हैं हम इसे। कालिदास त्रयी किमु, इसी ब्रह्मवश डॉक्टर आफ्रेक्ट महोदय ने कालिदास कृत लगभग 35 ग्रंथों का उल्लेख किया है। फिर भी विद्वानों ने सर्वसम्मति से परंपरा ग्रंथों के उल्लेख, उदाहरण तथा भाषा शैली और भाव की समानता के आधार पर 7 ग्रंथों को कालिदास विरचित माना है, और जिसमें महाकाव्य हैं, नाट्य हैं और खंडकाव्य हैं। महाकाव्य हैं कुमार संभव तथा रघुवंश, नाट्य हैं 3 मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, खंडकाव्य हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। जो कि हम महाकाव्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुमार संभव और रघुवंशम पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले भाग में।